हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 से यूनिट 2 थ्योरी ऑफ कॉस्ट। बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने खत्म किया यूनिट 1 थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हमने सभी लॉज पढ़ ली, शॉर्ट रन की, लॉन्ग रन की, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल विद रीजंस। प्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट यूनिट आती है वो आती है आपकी थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो मैंने आपको बोला था कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी कनेक्टेड टू थ्योरी ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट और प्रोडक्शन दोनों आपस में रिलेटेड टॉपिक हैं बहुत ज्यादा। और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से आप लोग मार्केट समझ पाएंगे। तो मार्केट वाला टॉपिक समझने के लिए आपको प्रोडक्शन और कॉस्ट के बेसिक्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो आज हम लोग शुरू करेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट को। तो जैसे आपने प्रोडक्शन समझा, ठीक वैसे ही कॉस्ट में भी बहुत सारे कंसेप्चुअल टॉपिक हैं, प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं। थोड़ा सा पोर्शन थ्योरी का भी है, पर इतना ज्यादा थ्योरी नहीं है जितना प्रोडक्शन में था। शुरू में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बहुत सारा थ्योरेटिकल पोर्शन था। कॉस्ट में ऐसा नहीं है। कॉस्ट में सिर्फ 7 से 8 टाइप्स पढ़ेंगे आप, कौन से टाइप की कॉस्ट होती है। उसके बाद आप प्रैक्टिकल टॉपिक पे चले जाएंगे बच्चों। तो कॉस्ट को शुरू करने से पहले एक बार आपको ये बता देता हूं कि प्रोडक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपने पढ़ा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। वो बात ठीक है, चलो समझ में आती है। उसके बाद अगर मैं आपको ये बोलूं बच्चों कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैं दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं, फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स, दोनों ही फैक्टर्स पे एक्सपेंडिचर तो होगा, तभी तो हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। मुझे फिक्स फैक्टर्स हायर करने हैं, मान लो मुझे लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो मेरे को पे करना पड़ेगा रेंट और इंटरेस्ट। मुझे वेरिएबल फैक्टर्स चाहिए, लेबर या रॉ मटेरियल, मुझे पे करने पड़ेंगे वेजेस या रॉ मटेरियल की पेमेंट। उसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो प्रोडक्शन बिना पैसे के कैसे हो जाएगा। तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको कहीं ना कहीं हर जगह खर्चा करना पड़ेगा, छोटे से लेके बड़े तक कोई भी खर्चा हो इंक्लूडेड इन कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या है सर? कॉस्ट इज नॉट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट इज नॉट द रेवेन्यू। कई बच्चे समझते हैं कॉस्ट मींस इस चीज की कीमत क्या है। बच्चे, इकोनॉमिक्स में आप लोग हर चीज को इतने बेसिक तरीके से पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो कॉस्ट को जानो। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर incurred ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेरी बात समझ में आई आपको? जितना भी खर्चा आप प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विस में कर देते हो उसको हम कॉस्ट बोल देते हैं। तो कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगी? कॉस्ट किसका फंक्शन है? सर, कॉस्ट डिपेंड करेगी आपने कितनी आउटपुट प्रोड्यूस की है, आपने कौन सी टेक्नोलॉजी लगाई है ना, इन सारी बातों पे डिपेंड करता है। तो कॉस्ट बेसिकली किसका फंक्शन है? हम बोलेंगे सर आउटपुट का फंक्शन है, और अदर फैक्टर्स भी हैं। तो कॉस्ट फंक्शन क्या है और कॉस्ट क्या है, जरा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए, थ्योरी ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट की, कि कॉस्ट होता क्या है। तो कॉस्ट क्या है बच्चा, आपको बताया अभी कि कॉस्ट मींस जितना भी एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर incurred on production of goods and services। सर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जितना भी एक्सपेंडिचर होगा गुड्स प्रोड्यूस करने में, द एक्सपेंडिचर incurred on production of goods and services known as कॉस्ट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। अब उसके बाद अगर मैं आपको ये बोलता हूं बच्चों कि व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन क्या है, तो कॉस्ट किसका फंक्शन है? बच्चों, एक बात याद करो कि प्रोडक्शन किसका फंक्शन था। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। इनपुट पे डिपेंड करता है कितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्शन आप कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही कॉस्ट किसका फंक्शन है बच्चों? कॉस्ट फंक्शन है आउटपुट का। आउटपुट पे डिपेंड करता है आपकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो कॉस्ट फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशन, ध्यान से सुनना बच्चा, द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, कॉस्ट एंड आउटपुट नॉन एज कॉस्ट फंक्शन। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। अब मैं नोट्स पे आता हूं और सुनना बच्चों ध्यान से मैं कि मैं क्या बोलता हूं।
कॉस्ट फंक्शन रेफर्स टू द मैथमेटिकल रिलेशन, या आप बोल सकते हो फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट एंड द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के डिटर्मिनेंट्स कौन से होते हैं सर? सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट है कॉस्ट का आउटपुट, ठीक है। तो इन अ कॉस्ट फंक्शन द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट कौन सा है बच्चों? कॉस्ट इज फंक्शन ऑफ, कॉस्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। कॉस्ट किस पे डिपेंड है? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब कॉस्ट किस पे डिपेंड है बच्चों? सबसे पहली बात, टोटल कॉस्ट जो भी लगेगी आपके, वो किस पे डिपेंड करती है? कि प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना है, ठीक है। आउटपुट कितनी आप बना रहे हो, साइज ऑफ आउटपुट। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है ना बच्चों कॉस्ट का, वो है साइज ऑफ आउटपुट। उसके अलावा आप टेक्नोलॉजी कौन सी लगा रहे हो, रिसोर्स यूज कैसे कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली कॉस्ट इज फंक्शन ऑफ आउटपुट, आप लोग बोल देंगे। तो कॉस्ट फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट नोन एज कॉस्ट फंक्शन। तो बच्चों समझ में आपको कि कॉस्ट क्या था और कॉस्ट फंक्शन क्या है। कॉस्ट क्या है? जितना भी खर्चा हम कर रहे हैं गुड सर्विस को प्रोड्यूस करने में। कॉस्ट फंक्शन क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। वेरी सिंपल। अब मैं आता हूं बच्चों कुछ टाइप ऑफ कॉस्ट पे, जो बहुत ही आसान और नॉलेज वाला टॉपिक है। नॉलेज लेने के पर्पज से सुनना, ये मत सोचना कि थ्योरी है सर, क्या करूं थ्योरी पढ़ के, इसको स्किप कर देता हूं। यार कुछ भी स्किप नहीं करना आप लोगों को, आपको हर एक चीज वैसे पढ़नी है जैसे आपके एग्जाम में वो आने वाली है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना कि सबसे पहले जो कॉस्ट में टाइप है वो कौन सा टाइप है? वो है सर अकाउंटिंग कॉस्ट, जिसको हम बोल सकते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी। और उसके बाद एक टॉपिक और है इकोनॉमिक कॉस्ट। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सर हम टाइप्स ऑफ कॉस्ट में अकाउंटिंग कॉस्ट। टाइप्स ऑफ कॉस्ट में सबसे पहली कॉस्ट दैट इज अकाउंटिंग कॉस्ट, ठीक है। सुनना, अकाउंटिंग कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट को मैं बोल सकता हूं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। कौन सी कॉस्ट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सर नाम से ही समझ में आता है एक्सप्लिसिट, कहीं ना कहीं बाहर, मतलब कि ऐसी कॉस्ट जो या तो हम आउटसाइडर्स को पे कर देते हैं, आउटसाइडर्स को पे कर देते हैं, कैश पेमेंट जितनी भी करते हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे वो लैंड का रेंट हो, अगर आपने लैंड बाहर से हायर किए, चाहे वो पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल हो, कुछ भी आप बाहर पे करते हैं। और उसी कॉस्ट को अगर आप अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप जितनी भी आपकी बनती है अकाउंट के अंदर भी आप रिकॉर्ड करते हैं, तो ऐसी कॉस्ट को बोल सकता हूं मैं कौन सी कॉस्ट? अकाउंटिंग कॉस्ट। अभी मैंने नाम से जाना, बस जो नाम से समझ में आ रहा है मैंने लिख दिया। तो सर एक्चुअल में ऐसा है क्या? अकाउंटिंग कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट, सुनना, refers to those costs which are paid to outsiders in the production process and can be recorded in the statement of account। जिन कॉस्ट को हम आउटसाइडर्स को पे करते हैं या हम अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसकी एंट्री कर सकते हैं कि हमने पे करा है, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। तो ऐसा क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस में जितनी भी पेमेंट्स आप आउटसाइडर्स को पे करेंगे, आपने जो खुद लगाया बिजनेस में उसकी बात मैं नहीं कर रहा, जितना भी आपने बाहर से हायर किया, बाहर से कुछ खरीदा, उसकी पेमेंट आप कर रहे हो और अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो है अकाउंटिंग कॉस्ट। क्योंकि खुद का जो लगाया हुआ इनपुट है, खुद का लगाया हुआ जो रिसोर्सेज हैं, उसकी पेमेंट आप अपने आप को करोगे, या अपने आप को पेमेंट कर भी कैसे सकते हो आप, और वो रिकॉर्ड कैसे करोगे। इसलिए अकाउंटिंग कॉस्ट में ऐसी कोई कॉस्ट नहीं आती जो आप खुद की लगाए हुए आपके कुछ फैक्टर्स की कॉस्ट हो। अकाउंटिंग कॉस्ट में वो कॉस्ट आती है जो आपने बाहर आउटसाइडर्स को पे किया सर, ठीक है। अब एग्जाम्पल आपसे पूछेंगे तो आप क्या लिखोगे? एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट आर पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि आपने आउटसाइडर्स को पे किया, बाहर पे किया, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। उसके अलावा पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है, आउटसाइडर्स में लेबर को आपने पे किया, पेमेंट ऑफ वेजेस। उसके अलावा अगर आपने लैंड बाहर से हायर किया था तो आपने रेंट ऑफ लैंड पे किया होगा। आपने बैंक से कैपिटल ली थी तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन बैंक को पे किया होगा। तो ये सभी कॉस्ट आप आउटसाइडर्स को पे कर रहे हो, नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बहुत ही आसान। इसके बाद सुनना बच्चों, इसी इसी के अंदर एक कॉस्ट और बताता हूं आपको, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? इम्प्लिसिट कॉस्ट,
ठीक है बच्चा, इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी फैक्टर्स, जितने भी रिसोर्सेस एक एंटरप्रेन्योर ने, एक बिजनेस मैनेजर ने या फिर किसी भी प्रोडक्शन के ऑनर ने खुद से लगाए हैं, सेल्फ सप्लाइड, अपने ही घर से लगाया है, अपने ही घर से खुद का, ठीक है। जितना भी रिसोर्स, मान लो मेरे पास एक्स्ट्रा लैंड था, मैं वो लैंड रेंट पे देना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं उसे बिजनेस में अपने ही लैंड को खुद ही यूज कर लूं, तो उसका रेंट मैं आउटसाइडर्स को तो पे नहीं करूंगा, मेरा खुद का लैंड है। पर उस लैंड की वैल्यू तो है, उस लैंड से जो रेंट आता, मुझे बाहर से आता, वो रेंट अब नहीं आ रहा, पर मैंने अपने बिजनेस में लगा दिया क्योंकि, तो कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट कॉस्ट में मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देख पा रहा हूं। क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सर? देखो एक ही कॉस्ट में कई कॉस्ट बता दी सर आपने, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था आपने पढ़ा हुआ है ना? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। आप जिस लैंड का यूज अभी कर रहे हैं, उस लैंड से आप रेंट कमा सकते थे, वो आपने सेक्रीफाइस कर दिया क्योंकि आपको बिजनेस में लगाना था। और अपने ही लैंड का रेंट आप अपने आप को तो पे कर नहीं सकते क्योंकि आपने खुद का लैंड लगाया है। तो ऐसी कॉस्ट, इकोनॉमिक्स में ऐसी चीजों की भी वैल्यू कंसीडर की जाती है अगर आप प्योर प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। तो इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर हम वो सारी कॉस्ट लेते हैं जो हमने आउटसाइडर्स को भी पे की है, प्लस जो हमने खुद से भी लगाई है, प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो चली गई वो भी हम इंक्लूड करते हैं। सर इकोनॉमिक कॉस्ट वाइडर कंसेप्ट है। इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड्स अकाउंटिंग कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एवरीथिंग। सो व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? में इस पे था। इम्प्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रेंट ऑफ ओन लैंड। मेरे ही लैंड का रेंट जितना भी बनता है मैं अपने आप को पे तो नहीं करूंगा, बट मैंने अपना लैंड लगाया है, तो मैं मान के चलूंगा मेरा ये रेंट कहीं और से मिलता मुझे, तो अभी मेरा चला गया, तो मैं कॉस्ट मान के चल रहा हूं। अगर मैंने खुद का ही पैसा बिजनेस में लगा दिया, तो मैं इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, अपने ही कैपिटल का इंटरेस्ट अपने आप को तो पे नहीं करूंगा, बट मैं कॉस्ट मान के चलता हूं क्योंकि बाहर से मैं इंटरेस्ट कमा सकता था, कैपिटल में किसी और को उधार दे देता है। तो समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो बच्चों जितना भी खर्चा आपने खुद से किया बिजनेस में, वो सारा खर्चा किसमें इंक्लूड होगा? सिंपल भाषा में इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये बोलता हूं बच्चा, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि बच्चों एक्सप्लिसिट कॉस्ट को और इम्प्लिसिट कॉस्ट को प्लस कर दो आप लोग, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को और इम्प्लिसिट कॉस्ट को प्लस कर दो आप। मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट को और क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट को और हम बोलते हैं बच्चों अकाउंटिंग कॉस्ट। ये नाम मत भूलना, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि आप आउटसाइडर्स को पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो अकाउंटिंग कॉस्ट ऑल्सो नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगर मैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट को और इम्प्लिसिट कॉस्ट को प्लस कर देता हूं, आई गेट इकोनॉमिक कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? इकोनॉमिक कॉस्ट। तो व्हाट इज इकोनॉमिक कॉस्ट? इकोनॉमिक कॉस्ट इज द समिशन, economic cost is the summation of explicit cost plus implicit cost। समझ में आया? कुछ समझ में आया बच्चों? अब देखो यहां पर आपको नोट्स में साफ साफ दिया हुआ है, अकाउंटिंग कॉस्ट relates to those costs which involve cash payments। ठीक है, accounting costs are explicit cost and include all the payments and charges made by entrepreneur to the suppliers, to the outsiders in the production process, and these costs can be recorded in the financial statement of the firm। वेरी सिंपल, समझ में आता है आपको? ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर खुद का ही पैसा बिजनेस में लगा देता है, अपना टाइम लगाता है, अपने रिसोर्स लगाता है, सब कुछ लगाता है, उसे क्या बोलते हैं? आप सुनना ध्यान से। ठीक है, देखो चैप्टर बहुत ही आसान है, समझने वाला है, आप ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। In general, it happens that entrepreneur invest a certain amount of capital in his business. If the capital invested by entrepreneur in his business had been invested elsewhere,
इट वुड हैव अर्न सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड। मेरी बात सुनना ध्यान से, ये बोल रहा है कि एंटरप्रेन्योर ने जो अपनी खुद की कैपिटल लगा दी बिजनेस में, उसको कहीं और देता तो उसको उससे इंटरेस्ट मिल सकता था। अगर वो उधार देता तो उसी पैसे को किसी और को, या कहीं इन्वेस्ट करता तो उसको डिविडेंड मिलता, शेयर्स वेयर्स खरीद लेता। तो अभी वो सब कुछ नहीं मिल रहा है, तो जो उसने ऑप्शन छोड़ दिया वो तो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और जो बिजनेस में भी लगा दिया उस पैसे को, अपना ही पैसा बिजनेस में लगा दिया, वो क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझ में आया? अगर छोड़ दिया तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अभी लगा दिया तो इम्प्लिसिट कॉस्ट। जो पैसा एंटरप्रेन्योर खुद अपने बिजनेस में लगाता है उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट को कभी भी, बच्चों सुनना, इम्प्लिसिट कॉस्ट को या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कभी भी अकाउंटिंग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। वी कैनॉट रिकॉर्ड दैट टाइप ऑफ पेमेंट इन फाइनेंशियल अकाउंट। अब कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि आपने खुद को पैसे, खुद का पैसा बिजनेस में लगाया तो आपने किसी को पेमेंट की है? किसको पेमेंट किया आपने? किसी को पेमेंट नहीं करी आपने, अब रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि मैं ये पैसा वहां लगाता तो मुझे इतना इंटरेस्ट मिलता, मेरा वो चला गया, फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी? वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे आप अकाउंट्स में? तो अकाउंटिंग कॉस्ट में कभी भी ऐसी कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता बच्चों। फिर किस में इंक्लूड करते हैं सर? तो मैंने बताया आपको, इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर अकाउंटिंग कॉस्ट को भी और इंप्लिसिट कॉस्ट को भी, दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड एक्सप्लिसिट कॉस्ट एज वेल एज इंप्लिसिट कॉस्ट। वेरी सिंपल, ठीक है बच्चों। उसके बाद इकोनॉमिक कॉस्ट टेक इनटू अकाउंट दिस अकाउंटिंग कॉस्ट। इसके अलावा अकाउंटिंग कॉस्ट वो भी इंक्लूड करती है, सॉरी, इसके अलावा इकोनॉमिक कॉस्ट वो भी इंक्लूड करती है जो आपने सर्विसेज का पैसा जो आपको अर्न हो सकता था आपने छोड़ दिया, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज वेल एज अकाउंटिंग कॉस्ट। समझ में आ गया आपको? अब बोल रहा है बच्चों, अकाउंटिंग कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। को बता चुका हूं मैं, हम रिवाइज कर रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं सब कुछ, सिर्फ पढ़ रहे हैं नोट्स में से अभी। तो इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड्स बोथ अकाउंटिंग कॉस्ट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इकोनॉमिक कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बन गया सर? अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। आप लिख सकते हो यहां पर एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल्स टू इकोनॉमिक कॉस्ट। अब बच्चे पूछते हैं सर इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आती है? बिल्कुल आती है बच्चा। इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाती है। इकोनॉमिक्स सब वो चीजों को लेकर चलती है जो मेरी कॉस्ट लग सकती थी, या मैंने खुद का लगाया है तो मेरा, मैंने लगाया, मैं मान के चलूंगा मेरी कॉस्ट है। तो इकोनॉमिक्स इंक्लूड करके चलती है, अकाउंट्स इंक्लूड करे या ना करे। अब फर्स्ट टाइप हमने कंप्लीट कर लिया, कांग्रेचुलेशंस। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं अभी अभी, एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले है व्हाट इज आउटले कॉस्ट। बच्चों आउटले का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। आउटले का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर। तो जितना भी एक्सपेंडिचर आपने प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विस पे किया, एक फर्म ने जितना भी खर्चा गुड सर्विसेज को बनाने में किया, दैट इज आउटले कॉस्ट। खत्म बात। जितना भी खर्चा छोटे से लेके बड़ा। तो आउटले कॉस्ट इन्वॉल्व एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स, चाहे वेजेस पे किया, चाहे रॉ मटेरियल की पेमेंट्स पे किया, चाहे रेंट पे किया, चाहे इंटरेस्ट पे किया, ये सब क्या है? आउटले कॉस्ट है। बहुत ही आसान था। अब आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी व्हिच हैज फॉरगॉन इन ऑर्डर टू परस्यू अ सर्टेन एक्शन। देखो क्या होता है बच्चों, हमारे पास हमेशा रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्स का यूज कैसे करना है हम ये देखते हैं। अब या तो रिसोर्स में एक ऑप्शन नहीं लगा पाऊंगा या दूसरा ऑप्शन नहीं लगा पाऊंगा, दोनों में ही रिसोर्स चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लगा दूं, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे पास रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं। हम हमेशा क्या करते हैं, रिसोर्सेज जब स्कार्स होते हैं ना, तब हम देखते हैं कि रिसोर्स की वैल्यू क्या है। यार यहां लगाऊंगा तो इतना रिटर्न मिलेगा, यहां लगाऊंगा तो इतना रिटर्न मिलेगा। सुनना ध्यान से। तो जब भी रिसोर्स लिमिटेड होते हैं ना बच्चों, हम हमेशा सोचते हैं कि रिसोर्स को यहां लगाएं या वहां लगाएं। तो मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर के पास, एक प्रोड्यूसर के पास एक पीस ऑफ लैंड है। वो चाहता है कि पीस ऑफ लैंड के ऊपर मैं फैक्ट्री सेटअप करता हूं और प्रोडक्शन करता हूं, गुड सर्विस प्रोड्यूस करता हूं और उससे पैसे कमाऊंगा।
दूसरा ऑप्शन माइंड में आता है कि यार बिजनेस सेटअप नहीं करता, रिस्क बहुत है, इस लैंड को रेंट पे दे देता हूं। अगर एक एंटरप्रेन्योर, ये वो प्रोड्यूसर अपने लैंड को रेंट पे देता है तो उसको मिलते हैं 1 लाख रुपीज फॉर पर मंथ, एक महीने के 1 लाख रुपए मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर एंटरप्रेन्योर उस लैंड को रेंट पे ना देके बिजनेस करता है, सारी कॉस्ट वॉस्ट इंक्लूड करके वो देखता है कि मेरे को लगभग 70 से 80 हजार रुपए का रिटर्न मिल जाएगा, तो एंटरप्रेन्योर सोचता है 70,000 रुपए तो कम है, 1 लाख रुपए ज्यादा है, सिरदर्दी भी नहीं है, टेंशन भी नहीं है, रेंट पे दे देता हूं 1 लाख रुपए आ जाएंगे। तो एंटरप्रेन्योर सोच रहे हैं 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, 70,000 तो बहुत कम है। तो एंटरप्रेन्योर ने क्या किया, अपने पीस ऑफ लैंड को वहां लगाया जहां से उसको रिटर्न ज्यादा मिल रहा था। अब दोनों काम तो हो नहीं सकते कि रेंट पे भी दे दूं और बिजनेस भी कर लूं उसके ऊपर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एंटरप्रेन्योर ने क्या किया, लैंड को रेंट पे दे दिया, तो रेंट से 1 लाख रुपए आ रहे हैं, तो 70,000 रुपए या 80,000 रुपए जो बिजनेस से मिलते वो उसने छोड़ दिया, उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया, क्योंकि उसके लिए बेस्ट क्या था, 1 लाख रुपए उसके लिए बेस्ट थे, टेंशन भी नहीं थी। तो बच्चों ऐसा ही होता है कि हम जो ऑप्शन चूज करते हैं ना, वो वही ऑप्शन चूज करते हैं जो बेस्ट होता है, और जो उससे पहले वाला ऑप्शन होता है वो हम छोड़ देते हैं, जो कम वाला होता है, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अब इससे भी सरल भाषा में समझना चाहते हो ना, यार आप लोग के एग्जाम होते हैं, एग्जाम के लिए आप पूरी पूरी रात पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं, पूरी रात एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तो आप क्या सेक्रीफाइस करते हैं सर, इतनी प्यारी चीज आप सेक्रीफाइस कर देते हैं, नींद, है ना। तो पढ़ने के लिए रात में 8-10 घंटे थे, उसमें आपने पढ़ने का ऑप्शन चूज किया, आप स्मार्ट हो क्योंकि समझदार हो, और नींद अपनी सेक्रीफाइस करी, मेहनत कर रहे हो, तो नींद जो आपने सेक्रीफाइस करी, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर एग्जाम की स्टडी के लिए। ये पिक्चर यहां दी हुई है, आप पढ़ सकते हो बच्चों इसको। उसके बाद अब डिफरेंस क्या है, अब डिफरेंस क्या है आउटले कॉस्ट में और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, सुनना ध्यान से, ठीक है। नेचर ऑफ द सेक्रीफाइस, आउटले कॉस्ट में क्या सेक्रीफाइस करते हो आप, आउटले कॉस्ट इन्वॉल्व फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर at some point of time and hence are recorded in the books of accounts। आउटले कॉस्ट में आप खर्चा करते हो और उसको रिकॉर्ड कर सकते हो अकाउंट्स के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर। पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में एक्चुअल में आप कोई खर्चा नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि आपने क्या छोड़ दिया, आपको जो मिल सकता था वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो उसको आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये दोनों में डिफरेंस है, समझ में आया बच्चों आपको। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो सेक्रीफाइस है वो ऑल्टरनेटिव्स का है, और जो अकाउंटिंग कॉस्ट में या आउटले कॉस्ट में सेक्रीफाइस है वो आपका किस चीज का, एक्सपेंडिचर का। अकाउंटिंग कॉस्ट नहीं बच्चों, आउटले कॉस्ट, ठीक है, आउटले कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट नहीं बोलना चाहता था, आउटले कॉस्ट। उसके बाद opportunity cost is generally very useful for business managers and therefore it has to be considered whenever resources are scarce and a decision involving choice of one option over other involved। बच्चों कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इकोनॉमिक्स के अंदर कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब, जब रिसोर्सेस लिमिटेड हो। देखो जब रिसोर्स लिमिटेड होंगे ना, तभी एक एंटरप्रेन्योर तभी एक एंटरप्रेन्योर सोचेगा कि मैं अपने पैसे को यहां लगाऊं या वहां लगाऊं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर तब की जाती है जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद बच्चों अब जो नेक्स्ट कॉस्ट आती है वो क्या है, अब तक हमने फिनिश किया बच्चों अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, आउटले कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। बच्चों डायरेक्ट कॉस्ट का एक नाम और भी है, दैट इज ट्रेसेबल कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट का नाम एक और है नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। मेरी बात ध्यान से सुनना कि बिजनेस में या प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिनको हम डायरेक्टली इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिनको आसानी से इजीली हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते खर्चा एक्चुअल में हुआ कितना। मेरी बात सुनना, अगर मैं ये बोलता हूं बच्चों कि आपने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन प्रोसेस में आपने रॉ मटेरियल यूज किया, रॉ मटेरियल जो है वो मान लीजिए 1 लाख रुपए का आ गया और आपने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, तो मुझे पता है कि एक यूनिट पे कितना खर्चा हुआ रॉ मटेरियल के, कितना खर्चा हुआ रॉ मटेरियल का, ये मुझे पता चल गया क्योंकि मेरे पास साफ साफ फिगर है, 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल है, 10
10,000 यूनिट्स मैंने बनाई हैं, रॉ मटेरियल पे खर्चा कितना हुआ, आई कैन इजीली आइडेंटिफाई, वेरी सिंपल। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि जब आप रॉ मटेरियल मशीन में डालोगे, मशीन चलेगी, मशीन कंज्यूम करेगी पावर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सिर्फ मशीन चलने के लिए हो रही है क्या यूज? इलेक्ट्रिसिटी का यूज मशीन में भी हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज लाइट चलने में भी हो रहा है, फैन भी चल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें, पूरी फर्म चल रही है एक ही इलेक्ट्रिसिटी पे। मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरा एक्चुअल में जो 10,000 यूनिट्स में प्रोड्यूस कर रहा हूं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना आया, मुझे नहीं पता चल पाएगा, इजीली पता नहीं चल पाएगा। तो ऐसी बहुत सारी कॉस्ट हैं जिनका खर्चा एक्चुअल में कितना हुआ प्रोडक्शन करने में आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उन्हें बोलते हैं नॉन ट्रेसेबल या इनडायरेक्ट कॉस्ट। जिनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो है ट्रेसेबल कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। बहुत ही आसान है। अब देखो लिखा क्या, डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज which have direct relationship with a component of operation like manufacturing a product, organizing a process or activity. Since such costs are directly related to product, process or machine, they may vary, मतलब change according to the change occurring in these। मान लो आप प्रोडक्शन के साइज को बढ़ाते हो, ठीक है, तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट है। जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ती हैं उन्हें डायरेक्ट कॉस्ट बोल देते हैं, और जिन कॉस्ट को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन्हें भी बोलते हैं हम डायरेक्ट या फिर ट्रेसेबल कॉस्ट। अब सुनना ध्यान से, मान लो even overhead cost can be direct as to a department, manufacturing cost can be direct to a product line, sales territory, customer class, etc. We must know that purpose of cost calculation before considering whether a cost is direct or indirect। जब भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस में ये निकालना चाह रहे हो कि कॉस्ट कितनी लगी, तो आपको जानना जरूरी है कि आप कॉस्ट को ट्रेस कर सकते हो या नहीं। जिन कॉस्ट को आप ट्रेस कर सकते हो, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली, वो है डायरेक्ट कॉस्ट। जिनको नहीं कर सकते वो है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब सुनना बच्चों, इनडायरेक्ट कॉस्ट are those which are not easily and definitely identifiable in the relation to a plant, product या department. Therefore, such costs are not visibly traceable to specific goods, service, operation। ठीक है, अब सुनना बच्चों, एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल ऑफ सच कॉस्ट आर इलेक्ट्रिक पावर and common cost incurred for journal operation of business benefiting all products jointly। अगर आपके बिजनेस में बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसमें यूज होने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है या पावर कंजम्पशन है उसका आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कौन से प्रोडक्ट में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है ना। तो ऐसी कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है, इनडायरेक्ट या फिर नॉन ट्रेसेबल। जिनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो वो कौन सी कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट या फिर ट्रेसेबल कॉस्ट। समझ में आया बच्चों? इसके बाद बहुत ही आसान था, इसके बाद शुरू होता है बच्चों आपका नेक्स्ट, दैट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है इंक्रीमेंटल, जो कॉस्ट प्रोडक्शन का साइज बढ़ने के साथ साथ, प्रोडक्ट लाइन बढ़ने के साथ साथ, टेक्नोलॉजी को अपडेट करना है उसके साथ साथ बढ़ती चली जाए, नोन एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। यार आप प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाओगे, प्रोडक्शन का साइज एक्सपांड करोगे, कॉस्ट तो बढ़ेगी। तो जो कॉस्ट प्रोडक्शन लाइन बढ़ने के साथ साथ या डाइवर्सिफिकेशन करने के साथ साथ बढ़ रही है ना, वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। लेकिन जो नहीं बढ़ रही है वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है। ऐसी कौन सी कॉस्ट है सर जो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ नहीं बढ़ती? सर अगर मैं बात करता हूं शॉर्ट रन पीरियड की, मैं बात करता हूं शॉर्ट रन पीरियड की, तो शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है। एग्जाम्पल, आपका एक पीस ऑफ लैंड जो था जिसका रेंट 1 लाख रुपए महीने का था, आप पे कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस अभी छोटे लेवल पे है, इनिशिएट किया, शुरू हुआ है, शॉर्ट रन में आप हो, तो आपका रेंट तो 1 लाख रुपए ही जाएगा। चाहे आप उसके अंदर 100 यूनिट्स बनाओ एक महीने में, चाहे 1 लाख यूनिट्स बनाओ, आपका रेंट इज फिक्स। Rent is not incremental in short period of time. Therefore, incremental cost can be related to time period also। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट वो है जो प्रोडक्शन लाइन बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है। मेरी बात सुनना, समझना, एग्जांपल सुनना, मैं क्या देना चाहता हूं। थियोरेटिकली
इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, मतलब एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट तब आएगी जब कुछ एडिशनल आप करोगे ना, आपने प्रोडक्ट लाइन बढ़ा दी, एडिशनल कुछ किया तो कॉस्ट पर एडिशनल आने वाली है। तो वो कौन सी कॉस्ट है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट refers to additional cost incurred by a firm as a result of business decision. For example, अगर बिजनेस फर्म में हम चाहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट लाइन को एक्सपांड करें, या पुरानी मशीन को हम चेंज करें, या नई प्रोडक्शन फैसिलिटी को लॉन्च करें, न्यू सेट ऑफ क्लाइंट्स को लेके आए, तो आपको खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे, तो वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो गया। आप कुछ भी नया करना चाहते हैं, कुछ भी एडिशनल करना चाहते हैं, तो जो भी खर्चा एडिशनल करने में आपका लग रहा है ना बच्चों, वो है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है, खर्चे बिजनेस में कभी कम नहीं होते, बढ़ते ही हैं बच्चों। कुछ एक्स्ट्रा करोगे तो खर्चा बढ़ेगा ही ना, कम कैसे हो जाएगा। उसके अलावा एक कॉस्ट हमारे पास और है, दैट इज संक कॉस्ट। सर ये कॉस्ट पहली बार सुन रहा हूं, संक कॉस्ट, ऐसा बच्चे बोलते हैं। सर पहली बार सुन रहा हूं, संक कॉस्ट क्या होता है? संक कॉस्ट क्या होता है? संक मतलब क्या है? डूब जाना, डूबा हुआ। ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो डूब जाती है? यार कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हम बिजनेस में लगा के हमें भूल जाना चाहिए। लगाते जाओ, ये मत सोचो कि उसकी रिकवरी होगी या नहीं होगी। एक ऐसा खर्चा है, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सेल्स प्रमोशन, बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट पे खर्चा मांगते हैं, और जितनी जितनी मर्जी ऐड कर लो, जितना मर्जी सेल्स प्रमोशन कर लो, उतना ही कम है। तो ऐसे बिजनेस में आसानी से हर कोई एंटर होना नहीं चाहता। एग्जाम्पल, अगर बिजनेस है ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का ओलिगोपॉली मार्केट सुना है ना, उसके अंदर क्या होता है बच्चों? एडवर्टीजमेंट इतनी ज्यादा होती है कि डालते जाओ खत्म नहीं होएगा। कितना भी डालो, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करना कुएं के बराबर है, कुएं के अंदर डालते जाओ, वो कभी खत्म नहीं होगी, कितनी भी कर लो आपको कम पड़ेगी। तो एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन वाला पैसा कभी रिकवर नहीं होता, तो लग गया तो लगाते जाओ। ठीक है, उसे बोलते हैं हम संक कॉस्ट। तो संक कॉस्ट क्या? संक कॉस्ट रेफर्स टू दोस कॉस्ट which are incurred once and for all and cannot be recovered. They are based on past commitments and cannot be revised or reversed. ऐसे ही खर्चा एक और भी है बच्चों, बिजनेस में आप बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, क्योंकि आपको इन्वेंशन इनोवेशंस करनी है, तो रिसर्च में जो पैसा खर्च हो रहा है, रिसर्च में बहुत पैसा खर्च होता है। हर कंपनी रिसर्च में पैसा नहीं लगाती है, रिसर्च करने से इनोवेशन इन्वेंशन होती है। तो रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर R&D जो भी पैसा खर्च हो रहा है, वो भी क्या है? पैसा लगाए जा रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, वो क्या है? कुछ होगा या नहीं होगा नहीं पता, रिसर्च करने से क्या रिजल्ट्स आएंगे नहीं पता, तो जो पैसा रिसर्च में लग रहा है वो तो लगे ही जा रहा है भाई, वो वेस्ट हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, तो फिर भी हम लगाए जा रहे हैं। ऐसी कॉस्ट होती है संक कॉस्ट, जो हमें पता है कि डूब सकती है या चली जाएंगी और रिकवर्ड भी नहीं हो सकती, तो उन्हें बोलते हैं बच्चों हम संक कॉस्ट। तो एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट या फिर R&D पे जो भी खर्चा हो रहा है, वो कौन सी कॉस्ट है बच्चों? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, वो क्या है? संक कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद संक कॉस्ट एक्ट एज इंपॉर्टेंट बैरियर टू एंट्री ऑफ फर्म्स इनटू बिजनेस, मैं आपको बता चुका हूं बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी कॉस्ट आती है, वो आती है बच्चों हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ध्यान से सुनना बच्चों। हिस्टोरिकल का मतलब क्या है? हिस्टोरिकल मींस जो भी पास्ट में आपने खर्चे किए हैं, बिजनेस के अंदर जो भी आपने पास्ट में खर्चे किए हैं। पास्ट में खर्चा क्या किया? आपने मशीन परचेज की होगी बिजनेस सेटअप करने के लिए, आपने इक्विपमेंट्स परचेज किए होंगे, आपने टूल्स परचेज किए होंगे, जितना भी खर्चा आपने पास्ट में किया है, वो सब क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब जो पास्ट में खर्चा किया मशीन के ऊपर, आज आप चाह रहे हो कि उस पास्ट वाली मशीन को मैं प्रेजेंट में बदल दूं, नई मशीन ले आऊं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है। तो पुरानी मशीन को बदलने में और नई मशीन लाने में डिफरेंस तो होगा। पुरानी मशीन स्क्रैप में जाएगी, बहुत कम पैसे मिलेंगे, नई मशीन बहुत महंगी है। उसके बाद जो डिफरेंस है उन दोनों की वैल्यू का आपको पे करना पड़ेगा एडिशनल, वो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मेरी बात समझ रहे हो? नई मशीन की वैल्यू 5 लाख रुपए, पुरानी मशीन स्क्रैप में जा रही है 50,000 रुपए की, तो 4,50,000 रुपए आप एक्स्ट्रा खर्च करोगे मशीन को रिप्लेस करने में, नॉन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। समझते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। हिस्टोरिकल कॉस्ट रेफर्स टू
द कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट, किसी भी एसेट्स को एक्वालाइज करने में वो खर्चा जो भी हुआ, बिल्डिंग को या मशीन को, इक्विपमेंट्स को या टूल्स को। अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द मनी एक्सपेंडिचर दैट हैज टू बी इनकर्ड फॉर रिप्लेसिंग द ओल्ड एसेट। समझ रहे हो बच्चों? Other thing remaining the same, an increase in price will make replacement cost higher than the historical cost. अगर obvious ही बात है, जो पुरानी मशीन थी, जो हमने पहले खरीदी थी, उस टाइम तो प्राइस कम होगा, पर जो आज मशीन लेनी है उसका प्राइस तो ज्यादा है, तो प्राइस तो बढ़ गया। अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बढ़ेगी, नई मशीन तो महंगी आ रही है। अगर ऐसा होता पुरानी मशीन 2 लाख रुपए की थी, आज भी 2 लाख रुपए की है, तो आपका खर्चा कम आने वाला है रिप्लेस करने में। लेकिन जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेंगे उतना ज्यादा रिप्लेसमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी बच्चों। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। इसके बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉस्ट पे, दैट इज प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट, ध्यान से सुनना बच्चों। प्राइवेट कॉस्ट क्या है बच्चों? जितना भी खर्चा एक फर्म अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथली चलाने के लिए करती है, प्राइवेटली मतलब कि एक फर्म जिसने मशीन खरीदी, इक्विपमेंट्स लिए, टूल्स लिए, फिक्स फैक्टर्स को लिया, वेरिएबल फैक्टर्स को भी हायर किया, और ऑपरेशनल बिजनेस चलाने के लिए पूरा खर्चा रोज रोज रूटीन बेस पे फर्म करती रहती है। जितना भी खर्चा फर्म खुद से कर रही है वो प्राइवेट कॉस्ट है। जितना भी खर्चा अगर फर्म के प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ ऐसा है जिससे उसकी बर्डन किसी और को उठानी पड़ेगी, वो प्राइवेट कॉस्ट नहीं है। मान लो प्रोडक्शन कर रही है फर्म, खर्चा उठा रहा है कोई और। सर प्रोडक्शन फर्म कर रही है, खर्चा कोई और क्यों उठाएगा भाई? तो जो खर्चा कोई और उठाए वो प्राइवेट कॉस्ट नहीं है। जो खर्चा फर्म खुद उठाए अपने प्रोडक्शन प्रोसेस का, वो प्राइवेट कॉस्ट। अब ऐसा कौन सा खर्चा है जो कोई और उठाता है? बच्चों मान लिया कि हम पैसों के टर्म में बात नहीं कर रहे, हम बात करते हैं सोसाइटी की। जहां पे आपकी फर्म सिचुएटेड है, जहां पर आपकी फर्म सिचुएटेड है, जिस सोसाइटी के आसपास आपकी फर्म, आप जब भी प्रोडक्शन करोगे तो आप प्रोडक्शन करने से जो भी आपका वेस्टेज आएगा प्रोडक्शन के बाद, या जो भी स्मोक अगर एमिशन ज्यादा हो रहा है, या नॉइस पोल्यूशन आपकी फर्म बहुत ज्यादा करती है, तो एयर वाटर नॉइस पोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ता है? सोसाइटी पे पड़ता है। तो उस उस कॉस्ट को कौन बेयर करेगा? ऑब्वियस फर्म तो बेयर नहीं करेगी भाई। जितने भी डिस्कंफर्ट, डिसयूटिलिटी जो सोसाइटी को हो रहा है, वो कौन बेयर कर रहा है? फर्म या सोसाइटी? ऑब्वियस सोसाइटी। तो फर्म के प्रोडक्शन करने से जो पॉल्यूशन होता है, जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज आती हैं, वो किसके ऊपर आती हैं? सोसाइटी के ऊपर आती हैं। तो उठाता कौन है इन चीजों को? सोसाइटी उठाती है। तो बर्डन या डिस्कंफर्ट जो हो रहा है वो किसको हो रहा है? सोसाइटी को हो रहा है। दिस इज नोन एज सोशल कॉस्ट। तो प्राइवेट कॉस्ट क्या है? जो फर्म उठा रही है खर्चे। सोशल कॉस्ट क्या है? जो सोसाइटी उठा रही है खर्चे फर्म की वजह से। समझ रहे हो बच्चों? तो प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट आर actually incurred or provided by firms and are either explicit or implicit. जितना भी खर्चा फर्म ने किया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करने में या खुद का लगाया, सब प्राइवेट कॉस्ट। लेकिन जो खर्चा सोसाइटी उठा रही है प्रोडक्शन करने की वजह से जो हार्म हो रहा है, वो क्या है बच्चों? वो है सोशल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? सोशल कॉस्ट। तो इट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेस फॉर विच द फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे प्राइस। फर्म उसका प्राइस पे नहीं करेगी। एटमोस्फेयर खराब होगा, रिवर्स में पानी जो गंदा हो जाएगा, रोड वे खराब होगी, जो भी है। तो कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ दिस यूटिलिटी क्रिएटेड सच एज एयर, वाटर, एनवायरमेंट, पोल्यूशन। कभी कभी क्या होता है बच्चों, रोडवेज की बात करता हूँ, कि फर्म जब प्रोडक्शन करती है तो फर्म ट्रांसपोर्टेशन भी करती है। फर्म के बहुत सारे बड़े बड़े ट्रक्स चलते हैं रोड के ऊपर, उन ट्रक्स के चलने से रोड पे गड्ढे हो जाते हैं, रोड टूट जाती हैं, वो भी सोसाइटी को नुकसान उठाना पड़ता है ना। सोसाइटी को डिस्कंफर्ट तो होता है ना रोड से जाने में। तो ये सब क्या है बच्चों? सोशल कॉस्ट सोसाइटी बियर करेगी, और जो फर्म खुद बियर कर रही है वो प्राइवेट कॉस्ट है। ठीक है, सिंपल था, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉस्ट पे, जो बहुत ही आसान है और पूरा चैप्टर इसी के ऊपर टिका हुआ है। वो कौन सी कॉस्ट है सर? वो है फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। बहुत ही ध्यान से, तरीके से, अच्छे से समझना, मैं आपको यहां समझाता हूं। फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। बच्चों जब प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे थे हम, तो हमने ये पढ़ा कि जो फैक्टर्स होते हैं वो दो तरह के हैं।
फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। जितना भी खर्चा फिक्स फैक्टर्स के ऊपर होता है, जितना भी खर्चा फिक्स्ड फैक्टर्स को हायर करने में होता है, उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। तो इट इज द एक्सपेंडिचर, इट इज द एक्सपेंडिचर incurred on फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? आप प्रोडक्शन करोगे तो आपको फिक्स्ड फैक्टर्स हायर नहीं करने होंगे क्या? करने होंगे ना सर। तो जो भी खर्चा आप फिक्स फैक्टर्स को हायर करने में करेंगे वो कौन सी कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट। इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज with the change in level of output, with the change in level of output in short run। शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट कभी नहीं चेंज होती, ठीक है, लॉन्ग रन में चेंज हो जाती है। मेरी बात समझना, जितना भी खर्चा आप फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करने में कर रहे हो, अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए दोनों ही फैक्टर चाहिए, फिक्स भी वेरिएबल भी। मुझे लैंड भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, उसके अलावा रॉ मटेरियल भी चाहिए और लेबर भी चाहिए। तो कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड हैं, कुछ वेरिएबल। लेकिन जो भी खर्चा मैं फिक्स्ड फैक्टर्स को हायर करने में कर रहा हूं, एग्जांपल फॉर एग्जांपल के बिना बात नहीं बनती बच्चों। एग्जांपल में क्या पूछ रहा हूं आपसे? फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जांपल पूछ रहा हूं। आप फिक्स्ड फैक्टर्स के एग्जांपल नहीं देंगे। अगर आप बोलेंगे लैंड तो वो गलत है। रेंट ऑफ लैंड इज फिक्स्ड कॉस्ट, रेंट ऑफ लैंड इज फिक्स्ड कॉस्ट। सर रेंट तो बदलता रहता है, ऐसा बच्चे बोलते हैं। सर रेंट तो बदलता रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट कैसे हुआ? सर गलत बोल रहे हो आप। बच्चा, रेंट जो बदलता है वो टाइम के साथ साथ बदलता है। 1 साल हो गया, 10% रेंट बढ़ गया, मान लिया हमने। हम शायद ये भूल गए कि कॉस्ट किसका फंक्शन है? आउटपुट का। रेंट कॉस्ट है या नहीं? सर है, खर्चा हो रहा है तो कॉस्ट है। तो रेंट किसका फंक्शन हुआ? आउटपुट का। क्या आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ रेंट बढ़ता है क्या? आज बना रहा हूं 100 यूनिट्स, आज 5,000 रेंट, कल बना रहा हूं 200 यूनिट्स, कल 10,000 रेंट, ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं, रेंट आउटपुट के साथ साथ नहीं बदलता। मैं आउटपुट की बात कर रहा हूं, टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहा। तो ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के साथ साथ ना बदले वो है फिक्स कॉस्ट। ये बात मेरी ध्यान रखना बच्चों, यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो रेंट ऑफ लैंड या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोडक्शन जितना भी करो आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट जाएगा, प्रोडक्शन जितना भी करो आपका फिक्स्ड रेंट जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट ऑफ लैंड, ऑल आर फिक्स्ड कॉस्ट। सर जितना भी खर्चा लैंड पे किया वो रेंट है, वो फिक्स्ड कॉस्ट है। जितना भी खर्चा कैपिटल पे किया वो इंटरेस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है। लैंड और कैपिटल ये है फैक्टर्स, रेंट और इंटरेस्ट ये क्या है? कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ये आउटपुट के साथ साथ चेंज नहीं होंगे। अब मैं बात करता हूं वेरिएबल कॉस्ट की। इसकी बात करता हूं वेरिएबल कॉस्ट की। इन दोनों कॉस्ट के टेबल एंड डायग्राम्स हम डिस्कस करेंगे आफ्टर थ्योरेटिकल टॉपिक। अभी हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो जितना भी खर्चा सर फिक्स फैक्टर पे हो रहा था वो फिक्स कॉस्ट था। अब जितना भी खर्चा वेरिएबल फैक्टर्स को हायर करने में होगा वो कौन सी कॉस्ट होगा? वेरिएबल कॉस्ट। तो इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर incurred on, incurred मतलब खर्च करना, incurred on वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितना भी खर्चा वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे हो रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट है। और वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज होती है सर। इट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। इट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट बढ़ती जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों सर? पहले एग्जांपल सुन लो फिर समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों सर। फॉर एग्जांपल पहले बताओ कि वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? लेबर वेरिएबल फैक्टर है। तो लेबर के जो वेजेस हैं वो कौन सी कॉस्ट हुई? वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि जितना भी खर्चा वेरिएबल फैक्टर्स पे होगा वेरिएबल कॉस्ट है। तो वेजेस टू लेबर। अब मुझे बताओ, जितना ज्यादा आप आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे उतनी ज्यादा आपको लेबर इंप्लॉय करनी पड़ेगी।
जितनी ज्यादा आप लेबर इंप्लॉय करेंगे उतने ज्यादा वेजेस आपके बढ़ेंगे। तो वेजेस आउटपुट के साथ साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट में एग्जांपल डाल दिया वेजेस टू लेबर, या फिर पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ फ्यूल, है ना। जितने भी खर्चे आउटपुट के साथ साथ बढ़ेंगे तो कौन सी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी इसको आप बोल सकते हैं। तो ये एग्जांपल दे दिया, दीज कॉस्ट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, ये ध्यान रखना। आते हैं हम नोट्स पे। तो फिक्स्ड कॉस्ट और कांस्टेंट कॉस्ट आर नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट के साथ साथ चेंज होती ही नहीं सर। दे डू नॉट वेरी, मतलब चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स रहेंगी सर। एग्जांपल रेंट ऑफ लैंड हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ये फिक्स लगेगा। डेप्रीशिएशन हो गया, प्रोडक्शन ज्यादा करो या कम, ये फिक्स्ड लगेंगे ही लगेंगे। ये आउटपुट का फंक्शन नहीं है, ये टाइम का फंक्शन है। टाइम के साथ साथ चेंज होंगे, पर कॉस्ट तो फंक्शन होता है आउटपुट का, ना कि टाइम का, है ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि फिक्स कॉस्ट डू नॉट वेरी, डू नॉट चेंज विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। उसके बाद हम बोल रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड, अनअवॉइडेबल कॉस्ट है ये। आप प्रोडक्शन कर रहे हो और सोच रहे हो फिक्स कॉस्ट को अवॉइड कर दूं, ऐसा कैसे हो जाएगा। रेंट ऑफ लैंड बिना दिए आप कैसे प्रोडक्शन कर लोगे बच्चों। तो दीज कॉस्ट आर फिक्स्ड सो लॉन्ग एज ऑपरेशन आर गोइंग ऑन, दे कैन बी अवॉइडेड ओनली व्हेन ऑपरेशंस आर कंप्लीटली क्लोज डाउन। जिस दिन फैक्ट्री बंद होगी उस दिन मत दो रेंट, है ना। तो फिक्स कॉस्ट को अवॉइड नहीं कर सकते बच्चों आप। तो उसके बाद बोल रहा है but there are some costs which will continue even after the operation are suspended. For example, storing of old machine which cannot be sold in the market, these are called shutdown cost। ये बात ध्यान रखना, shutdown cost कौन सी है। ऐसे कुछ खर्चे भी हैं जो बिजनेस बंद होने के बाद भी आपको करने पड़ेंगे। अगर आप टेम्परेली शटडाउन कर रहे हो, बाद में फिर शुरू करना चाहते हो, या फिर मार्केट में मशीन नहीं बिक रही आपकी, तो आप क्या करोगे, आप उसको अपने घर में रख के संभालोगे, कहीं स्टोर करोगे। घर में नहीं जगह तो आप कहीं और लैंड लेके संभालोगे, तब तो खर्चा स्टोरेज का आएगा। जो भी खर्चा स्टोरेज का आएगा वो आफ्टर शटिंग डाउन द प्रोडक्शन के बाद जो खर्चा आ रहा है वो शटडाउन कॉस्ट है, इसको ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद कुछ फिक्स कॉस्ट और भी हैं बच्चों, जैसे कि एडवर्टाइजिंग करते रहने पड़ेगी हमेशा। उसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट के, आप सुनना ध्यान से, वेरिएबल कॉस्ट बता चुका हूं मैं आपको। वेरिएबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच आर इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ये कॉस्ट आउटपुट का फंक्शन है सर, क्योंकि आउटपुट जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ेगी। एग्जाम्पल वेजेस टू लेबर, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। इतना समझ में आता है बच्चों आपको। तो फिक्स कॉस्ट भी हो गया, वेरिएबल कॉस्ट भी हो गया, बहुत सारी कॉस्ट पढ़ ली हमने। सिर्फ एक या दो कॉस्ट और बची हैं, फिर खत्म हो जाएगा आपका ये कंसेप्ट। तो सबसे पहला है आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा है स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। मैं पहला दूसरा क्यों बोल रहा हूं इनको, ये बिल्कुल नए कंसेप्ट है, बिल्कुल नया। पहले आप लोग नहीं पढ़ते थे इन चीजों को, अब आप लोग पढ़े। क्लास 11th 12th में इन चीजों को नहीं पढ़ाया जाता, बट अब सुनना ध्यान से। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, सेमी और वेरिएबल, मतलब वेरिएबल पूरी तरह से नहीं है ना। अगर वेरिएबल नहीं है पूरी तरह से तो कैसी होगी, कुछ फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर भी इसके अंदर होगा। मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट का, सुनना ध्यान से। सेमी वेरिएबल कॉस्ट बच्चों, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल की, या हम बात करते हैं पोस्ट पेड, पोस्ट पेड कनेक्शन ऑफ मोबाइल फोन, टेलीकम्युनिकेशन में हम बात कर रहे हैं पोस्ट पेड कनेक्शन, ठीक है। इनमें क्या होता है कि एक रेंट फिक्स्ड होता है कि आप यूज करना या मत करना, हम तो इतना आपसे लेंगे, होता है नहीं होता है। पोस्टपेड कनेक्शन में मान लो 199 रुपीज रेंटल चार्ज है, जो आपका लगेगा ही लगेगा, ये आपको देना है, चाहे आप फोन करो चाहे मत करो, आपको देना पड़ेगा। इसके बाद जितना ज्यादा यूज करोगे उतना बिल आएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही होता है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी ऐसा होता है। कैसे होता है सुनना बच्चों ध्यान से। अब मान लो कि आपने एक महीने के लिए अपनी फैक्ट्री को टेम्परेरी शट डाउन कर दिया, एक महीने के लिए।
और उस एक महीने में आपने एक भी लाइट, एक भी फैन, एक भी मशीन कुछ नहीं चलाया, तो क्या आपका बिजली का बिल जीरो आएगा? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने लिखा हुआ है कि आप यूज भी नहीं करेंगे तो इतना एटलीस्ट फिक्स सम तो आपको एज अ बिल पे करना पड़ेगा। तो अभी मैं बोल रहा हूं कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या बोलेंगे हम, कि थोड़ा सा नेचर फिक्स कॉस्ट का है, एक लिमिट तक, फिक्स्ड टिल लिमिट, उसके बाद आप जितना यूज करेंगे आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो वेरिएबल नेचर भी है। तो जहां पे फिक्स्ड और वेरिएबल नेचर दोनों होना, उसको हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल आप दोगे इलेक्ट्रिसिटी का या फिर पोस्ट पेड कनेक्शन का, नोट्स पे आते हैं बच्चों। व्हाट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट? दीज आर some cost which are neither perfectly variable nor absolutely fixed, ठीक है, they are known as semi variable cost। एग्जांपल दोगे आप, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्लूड बोथ फिक्स्ड चार्ज एज वेल एज चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। बहुत सिंपल है, समझ में आपको आ गया। इसके बाद एक लास्ट कॉस्ट आती है, दैट इज स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। बहुत ही नया कंसेप्ट, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट, सुनना ध्यान से। स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, इसमें एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल को बहुत ही ध्यान से सुनना बच्चों। स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, बच्चों स्टेयर का मतलब समझते हो ना, सीढ़ियां। तो सीढ़ियां कैसी होती हैं, हम डायग्राम बनाते हैं और देखना उसके हिसाब से क्या मैच करता है। यार अगर मैं स्टेयर्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं मैं बोल दूंगा कि कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, हाँ। तो क्या स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट यही है? अब यही है तो कैसे है, मेरी बात सुनना बच्चों ध्यान से। मान लीजिए हम बात करते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड की। किसकी बात करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड की, जिसको एक कंपनी ने हायर किया हुआ है, इसलिए देखभाल करने के लिए, नाइट ड्यूटी के लिए, कि आप ध्यान रखो सिक्योर करो फर्म को, कोई चोरी वारी ना आ जाए। तो सिक्योरिटी गार्ड को रखा, हायर किया गया और उसको बोला गया कि आपको हम 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज फॉर अ मंथ हम पे करेंगे, आपको 8 घंटे ड्यूटी देनी है और फिर घर चले जाना है। यहां तक समझ में आया आपको? 5,000 रुपए सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी फिक्स्ड हो गई फॉर 1 मंथ, ठीक है बच्चों। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, सर मेरी सैलरी बढ़ाओगे कब? आज 5,000 है, आप कितने कितने टाइम में मेरी सैलरी को इंक्रीज करोगे? सिक्योरिटी गार्ड बोल जाता है, भाई नौकरी तो शुरू करो, बढ़ा भी देंगे। सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं कि बताना पड़ेगा कि कब मेरी सैलरी बढ़ेगी, क्या कंडीशन टर्म रहेंगी। तो बोला गया कि आपकी सैलरी को हम हर साल दिवाली पे 500 रुपए से बढ़ा देंगे। हर साल दिवाली पे आपकी सैलरी 500 रुपए से बढ़ा देंगे। तो बच्चों 1 साल तक तो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी फिक्स होगी 5,000 रुपए। तो 1 ईयर तक, ये देखो 1 ईयर तक तो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी फिक्स हो गई 5,000 रुपए। 1 ईयर के बाद उसकी सैलरी को 500 रुपए से बढ़ा दिया गया और अब उसकी सैलरी हो गई, मान लो बच्चों 5,500 रुपीज। उसके बाद फिर सैलरी फिक्स है अगले साल तक, दूसरा साल आ गया, 2 साल हो गए, फिर 500 से बढ़ा दिया। उसके बाद फिर सैलरी हो गई 6,000 रुपए, फिर 1 साल तक फिक्स किया, तीसरा साल आ गया। तो हर साल 500 रुपए से उसकी सैलरी को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद फिर फिक्स हो रही है। देखो बच्चों, सैलरी बढ़ रही है मतलब चेंज हो रही है, चेंज मतलब वेरिएबल, वेरिएबल यहां भी है, फिर एक टाइम पीरियड तक फिक्स्ड है, फिक्स्ड यहां भी है। सर फिक्स्ड वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन तो आपने बताया था कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है। सर वहां मैंने बोला सेमी वेरिएबल, वेरिएबल इन नेचर है हमेशा, बट एक छोटे से टाइम तक एक ही बारी फिक्स्ड है बस, टिल लिमिट, उसके बाद हमेशा वेरिएबल। यहां पर पहले फिक्स्ड, फिर थोड़ा सा चेंज, फिर लॉन्ग टाइम तक फिक्स, फिर थोड़ा सा चेंज, इंक्रीज, फिर फिक्स, फिर थोड़ा इंक्रीज, फिर फिक्स। तो ये है स्टेयर स्टेप के अकॉर्डिंग। तो ऐसी कॉस्ट जो कुछ समय तक फिक्स होती हैं फिर वेरिएबल, फिर कुछ समय तक फिक्स होती हैं फिर वेरिएबल, ज्यादातर हम बोलते हैं सैलरी टू सुपरवाइजर, सैलरी टू सिक्योरिटी गार्ड्स, इनमें ऐसा होता है। तो इनको बोलते हैं स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। अब टॉपिक में
क्या लिखा है? देयर आर सम कॉस्ट which may increase in a stair step fashion. They remain fixed over certain range and sudden jump to higher level of output goes beyond a limit. Example, cost incurred toward the salary of foreman. बहुत lower level salary होती है लोगों की will have a sudden jump if other foreman is appointed when the output crosses a particular limit. ऐसा भी आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल आप डाल सकते हो, बट नेचर ऐसा होना चाहिए कि एक टाइम तक फिक्स्ड है, फिर जंप, फिर फिक्स, फिर जंप। इन्हें बोलते हैं स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोगों ने बच्चों आज कॉस्ट थ्योरी में थ्योरेटिकल टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। कुछ टाइप्स ऑफ कॉस्ट की हमने 9 तरह की कॉस्ट करी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में शुरू होगा वो शुरू होगा शॉर्ट टर्म कॉस्ट, कंप्लीट प्रैक्टिकल, कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। तो थ्योरेटिकल टॉपिक को ध्यान से पढ़ो। 1 घंटे की क्लास थी, आप दोबारा से रिवाइज करेंगे, लगभग आधे से पौने घंटे में कर लेंगे इसको। रिवाइज जरूर करना, साथ के साथ रिवाइज किया करो बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे हम शॉर्ट टर्म कॉस्ट, जहां प्रॉपर पढ़ेंगे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टेबल, डायग्राम्स, ठीक है, उनके कर्व, उनका नेचर, रिलेशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये सब करना है, तो आज वाला अच्छे से याद करके, प्रिपेयर करके रेडी रखना। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे शॉर्ट टर्म कॉस्ट। आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चों, थैंक यू।